स्क्विड गेम की एंटी कैपिटलिस्ट कहानी कहीं हमारे समाज का प्रतिबिंब तो नहीं, या फिर यही हमारा समाज है। स्क्विड गेम सीरीज फॉर श्योर अपना 2019 की पैरासाइट की कहानी की याद दिलाती है, लेकिन इस बार ये क्लास क्रिटिक का जॉनरा अपने कैपिटलिज्म पे काफी तीखा वार करता है। कहानी का सबसे पहले गेम ददाकची में अपने ट्रेन टू बुसान के एक्टर गोंग यू अपनी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि तुम पैसों के लिए कितना दूर तक जाओगे। इस समाज में नोच खाने वाली भेड़ियों से अपने आप को बचाने के लिए तुम अपने आप को कितना बेचोगे, उस रूह को, अपने शरीर को कितने हद तक तुम सौदा करने के लिए तैयार हो उस जिंदगी का जो तुम्हें चाहिए। और अगर एक बार तुमने शुरू कर दिया तो क्या तुम रुक भी पाओगे अगर तुम रुकना चाहते हो, और इन सब के अंत में क्या वो सब मायने भी रखता है। और स्क्विड गेम सीरीज इन्हीं सारे सवालों के जवाब अपने एक्सट्रीम एजेस पे देती है, क्योंकि ये सारे सवाल यूनिवर्सली कॉमन हो जाते हैं जो कैपिटलिज्म के अंदर जी रहा है। किस तरह की नौकरी करोगे, कितने घंटे काम करोगे, कितनी कमर तोड़ मेहनत करोगे, कितना अब्यूज झेलोगे और कितना वर्क लाइफ का इंबैलेंस को तुम खोगे, वो भी उस सपने के लिए जिसकी तुम चाहत रखते हो। स्क्विड गेम हमारी कंटेम्प्रेरी रियलिटी में सेट है, जहां इस बार वो कैपिटलिस्टिक रियलिटी को एज अ मेटाफोरिक वे में यूज करने की जगह इस बार वो एक लिटरल डिपिक्शन देती है। तो गेम का सबसे बेसिक लेवल, ये कहानी ये एग्जिस्ट ही ना करती अगर यहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस का मोमेंट होता ही ना। और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है कि कहानी अपन को जी हुन के वर्कर लाइफ के बारे में भी दिखाती है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के 10 साल दिए एक फैक्ट्री को, फिर वहां पे वर्कर्स ने अपनी मांगों के लिए आवाज बढ़ाई तो फिर उन्होंने स्ट्राइक किया, फिर वॉयलेंस भड़का तो कई सारे लोग मरे। हाउएवर साउथ कोरिया के पास अपनी एक एंटी लेबर रेपुटेशन है, वहां के लॉज वर्कर्स को यूनियंस बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, और वहां पे जैसे तैसे जो भी सारी यूनियंस बने हुए हैं उन्हें भी रिस्ट्रिक्शंस का भाई पालन करना पड़ता है। मतलब कि एक यूनियन बना के आप अपने पे को नेगोशिएट करने में काफी सारी मुश्किलें आती हैं। आपकी यूनियन में सारे वर्कर्स नहीं आ सकते, वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग आएंगे प्लस नियमों के साथ। लेकिन यहाँ पे इंडिया की केस की बात अलग हो जाती है। राइट टू वर्क के हिसाब से यहाँ पे कई सारे नियमों में छूट मिली है साउथ कोरिया के कंपैरिजन में, लेकिन भाई लफड़े कहां पे नहीं होते। कॉर्पोरेट्स हमेशा से ही मुश्किलें लाती रहती हैं यूनियंस को और ऑपरेट करने में। स्क्विड गेम स्पेशल है अपने नियमों को लेकर। ये कोई हंगर गेम्स या फिर एस्केप रूम जैसा नहीं है कि एक बार घुस गए सो घुस गए। खेल का फाइनल क्लॉज कहता है कि खेल को कभी भी रोका जा सकता है अगर खेल के मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स ये बात चाहे तो। और ठीक रेड लाइट ग्रीन लाइट मैसेकर के बाद एग्जैक्टली यही चीज होती है। इलेक्शन एक यूनियन की तरह होता है, जो कि एक्चुअली में शॉकिंग था कि भाई एक ऐसे गेम में ये भी नियम है कि इसे कभी भी छोड़ के जाया जा सकता है। लेकिन अगर गौर से देखो तो ये एक इल्यूजन था तुम्हें रियलाइज दिलाने के लिए कि तुम्हारे पास एक फ्री विल है। लोग कर्ज में डूबे अपनी जिंदगी से परेशान इस गेम में वापस आ ही जाते हैं, वो भी इस सोच में कि भाई हमें तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि मॉडर्न डे स्लेवरी का यही नियम है कि अपने गुलाम को कभी पता ही मत लगने दो कि वो एक्चुअली में तुम्हारा गुलाम है। अब हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सभी आ जाते हैं। एक्चुअली में कई सारे लोग गेम में वापस नहीं आते हैं, और ना ही हमें नैरेटिव में उनके बारे में कुछ और आगे ज्यादा पता चलता है। और एक्चुअली में देखें तो मे बी शायद वही लोग सबसे समझदार थे। अपने टग ऑफ वॉर गेम के दौरान में जीहुन की टीम ने सबको सरप्राइज कर दिया। अपने टीम वर्क, यूनिटी, सुपीरियर स्ट्रेटेजी की मदद से उन्होंने अपने सामने के सुपीरियर एडवर्सरी को हराने में वो कामयाब हो गए, जिसका बेसिक प्रिंसिपल लेबर ऑर्गेनाइजिंग से आता है। उसके बाद अपना प्लेयर 1 और अपनी बहुत ही खूबसूरत प्लेयर 240 जीयुंग ने अपने तरीके से गेम को मात देना सीख लिया था। जहां कंचो वाले गेम के दौरान में उन्होंने अपने तरीके से सिस्टम को बीट किया इन एक्सचेंज ऑफ फ्रेंडशिप में। मतलब कि किसी अफसोस में मरने से अच्छा किसी काम आके मरना अच्छा था, उन्हें ऐसा लगता था। इन दी एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी जीहुन आसानी से गेम छोड़ने के लिए तैयार था। वीआईपीज के सामने वो भी सब देख के हैरान थे कि भाई कोई गेम के इतना करीब हो गए इस बारे में कैसे सोच ही सकता है। लेकिन जीहुन किसी भी पैसों से अपनी ह्यूमन लाइफ को ज्यादा वैल्यू करता है, और अपनी बहुत ही खूबसूरत प्लेयर 67 सिबयोक के कहने ये बात मानता है कि भाई वो किसी की भी जान नहीं लेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। स्पेशली अपने बचपन की दोस्त की जान तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। अब जब से कंपटीशन कैपिटलिज्म के वर्स्ट एस्पेक्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बात कोई हैरान करने वाली नहीं होनी चाहिए कि ये भी उसके करता धरता ही थे। और ज्यादातर अल्ट्रा रिच वीआईपीज अपने वेस्टर्न व्हाइट मेन ही थे, जो कि भाई गेम के स्पेक्टेटर्स और बेटर्स बने रहते हैं। वो भाई अपने लग्जरी अकोमोडेशंस में साइलेंट ह्यूमन फर्नीचर के साथ गेम के मजे लेते रहते हैं, स्टाफ को मिसट्रीट करते रहते हैं। फिर हमें गेम की इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंशियल कनेक्शन तब पता चलता है जब हमें होस्ट और प्लेयर 1 की कहानी के बारे में जानने को मिलता है। एक ऐसी पॉपुलेशन जहां पे भाई लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड कुछ अल्ट्रा रिच लोग इतने ज्यादा बोर हो चुके अपनी लाइफ से कि उन्होंने एक ऐसे गेम को डिजाइन किया जहां पर वो इंसानों का खूनी खेल देखेंगे और अपने जिंदगी के मजे खोजेंगे कि वो कुछ दोबारा से फील कर सके, वो एक्साइटमेंट, वो जॉय जो वो बचपन में फील किया करते थे। एंड में दोनों के बीच में भारी डिफरेंसेस होने के बावजूद भी होस्ट एक कंपैरिजन करता रहता है कि अल्ट्रा रिच लोग भी और एक्सट्रीम पुअर लोग भी परेशानी है। मतलब कि वो एक रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डिनाई करता है कि भाई भूख, जल्दी मर जाना, ट्रॉमा, ये सारी चीजें
चीजें एक्टिवली हार्मफुल है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से। अमीर होके मरना एक तरीके की स्लो डेथ है, क्योंकि मरना पैसों से या फिर किसी दवा से आप किसी की जिंदगी नहीं बल्कि उसके साथ रहने का एक क्षण खरीद लेते हो। मे बी अगर पैसा है तो भाई एक हफ्ता वेंटिलेटर पे, मे बी एक महीना या एक साल, ये एक स्लो डेथ है। और इसी चीज को भाई अपना होस्ट एरिना के अंदर खेल कर क्विक डेथ पाकर रीजनेबल समझता है। उसने इस गेम को डिजाइन ही ऐसा किया कि भाई तुम्हें एक इल्यूजन बना रहे कि तुम्हारे पास फ्री विल है, लेकिन इन रियलिटी क्या तुम्हारे पास वो स्वतंत्र इच्छा है? जो बंदा कर्ज में डूबा हो या फिर ईएमआई के चक्कर में अपनी जिंदगी को झेल रहा हो, क्या उसके पास फ्री विल है? और इसीलिए फाइनेंसेस के साथ ही हमेशा क्यों फ्रीडम को जोड़ा जाता है? क्योंकि इन रियलिटी आप ट्रूली फ्री तभी होते हो जब आपके पास पैसे होते हैं और जब आपके परेशानी के बीच में आपको कोई एक सोल्यूशन देता है, भले वो सोल्यूशन खतरनाक ही क्यों ना हो, कि यार बस ये एक खराब काम कर लूं उसके बाद मेरी जिंदगी संवर जाएगी, या फिर बस एक घर खरीद लो इसकी ईएमआई तो भाई 20 साल में भर ही दूंगा, वो भी जानते हुए कि इसको करने से मेरी भाई फ्यूचर चॉइसेस लिमिट होंगी। क्योंकि भाई पैसों का अभाव आपसे सब काम करा देता है, भले उसमें कोई सेफ्टी हो या ना हो। क्योंकि लोग बात ये जानते हैं कि पैसा आपका सच्चा दोस्त होता है, अगर वो आपके पास हो वो आपको धोखा नहीं देने वाला। और ये बात भी सच है कि भाई पैसा आपकी जिंदगी आसान कर देता है। मतलब कि यार अगर पैसा है और प्रेग्नेंट हो गए संभाल लोगे आराम से, पैसा है बदसूरत दिखते हो तो भी संभाल लोगे, लेकिन अगर पैसा नहीं है और तुम्हारे कॉलेज की फीस तक बाकी है ना तो लोगों की गांड फट जाती है। अब देखो कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई स्क्विड गेम की ये रियलिटी काफी ज्यादा साइंस फिक्शन और फैंटेसी लैंड में सेट की गई है, एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जेफरी एप्स्टन ने यूएस गवर्नमेंट से एक आइलैंड खरीदा था जहां पे वो अपने सेक्सुअल अब्यूज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भाई रिंग चलाते थे, जो कि इस सेंस में काफी सिमिलर नजर आता है। अब खैर इन सारी चीजों में भी कहानी में जो इतना पैसा अपन को दिखता है, भाई होस्ट अपन को इन सब सारी चीजों को हैंडल कैसे कर पाता होगा? क्योंकि वो एक बैंकर है, उसे वो इतनी सारी वेल्थ अपनी प्रोफेशन की वजह से मिली, इतनी सारी वेल्थ को मूव ऑन करते समय ही। और हाँ ये बात भी सच है कि भाई रियल रिच लोग असलियत में अपने आप को पब्लिक करना ही नहीं चाहते। ये जो फोर्ब्स की लिस्ट दिखती है एक्चुअल में ये तो दिखाने के दांत होते हैं, खाने वाले पता नहीं कहां होंगे। अब जहां बात रही कोरियन डेप्थ क्राइसिस की, तो साउथ कोरिया वन ऑफ द हाईएस्ट हाउस होल्ड डेप्थ में से एक आता है, जो कि वो दुनिया के सबसे 9वें पायदान पे है और इंडिया 2018 के मुताबिक अभी 67वें पायदान पे है, थैंक गॉड। और इस डेटा को देख ये हैरानी होती है कि भाई जो देश जितना ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है उसके कर्ज लेने के दरवाजे हम सब के लिए ज्यादा खुल जाते हैं। अब कहानी के लास्ट में जब जी उनको कॉल बैक आता है बैंक एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से, वो भी एक डिसीजन लेने के लिए कि भाई वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिखाते हैं, जो कि भाई कोई भी क्यों मना करेगा। जब आपके बैंक में 300 करोड़ पड़े हो तो आप पैसिवली ज्यादा कमा सकते हो बिना काम किए। लेकिन जी हुन वहां से जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि ठीक ये कॉल बैक उसी तरीके से था जब उसे इस बात की पैरेलल्स उसे स्क्विड गेम की तरफ से दिखती हैं, जब उसे पहली बार ये ऑफर हुआ था कि कैसे आप आसानी से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। पूरी सीरीज के दौरान खेल चलाने वाले प्लेयर्स को एक दूसरे के सामने रिग करते रहते हैं, ठीक जैसे कैपिटलिस्टिक वे में वर्कर्स को एक दूसरे के ऑपोजिट रखा जाता है, जिसके लिए चाहे तुम उन्हें खाना कम दो, रात को फाइट के लिए इनकरेज करो, डेली कैश का इन्फ्लक्स पैदा करो, जब कोई बंदा चला जाए उन्हें इंटेंशनली चाकू दिया करो ताकि वो लड़ाई के बारे में सोचे, जो कि उनका माइंडसेट ही नहीं था कि लड़ने के लिए। वो अपनी पंचायत में इसी सब में फंसे रहे कि भाई वो ये बात कभी सोच ही ना पाए कि हम सब एक होके इन्हें ओवर पावर कर सकते हैं। लेकिन खैर कहानी में अपन को ऐसे कई सारे सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पे प्लेयर्स गेम के दौरान में एक साथ होकर कई सारे गेम्स जीतते भी हैं, लेकिन नियमों के अंदर रह के। प्लेयर्स के पास ये ऑप्शन कभी था ही नहीं कि वो एक साथ होकर यहाँ से पैसे लेकर निकल भी पाएंगे। और हमारी सोसाइटी में इस तरीके का वर्कर वर्सेस वर्कर का डॉगमेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है, जहां पे एक वर्कर ही दूसरे वर्कर पे ज्यादा डिमांड करता है ओवर काम करने की, ज्यादा उसे प्रेशराइज करता है, हाई फ्लो ऑफ लैंग्वेज का यूज करता है कि भाई ज्यादा काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती, पैसे नहीं बढ़ सकते क्योंकि भाई पिछले बंदे ने नौकरी को छोड़ दिया, किसी ने मैटरनिटी लीव ले ली वगैरह वगैरह। लेकिन इन रियलिटी ये धंधे के नॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं। एम्प्लॉयर के लिए ये बात एडवांस में प्लान करके चलनी चाहिए कि इस तरह का फॉल्ट और फेलियर सिस्टम में आएगा ही आएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक क्यों नहीं करते? और यही बात स्क्विड गेम बखूबी समझती है। मैनेजर्स ओनर्स के लिए बात बेनिफिशियल है कि वर्कर्स आपस में ही लफड़ा करने में बिजी रहे कि भाई उनके पास फुर्सत ही ना हो, उनकी मजबूरियां इतनी ज्यादा बड़ी हो कि वो सिस्टम से लड़ने की जगह सिस्टम में सरवाइव करने में ही अपनी जिंदगी बिता दें और इन द एंड मर जाएं। फ्रंटमैन ये बात ध्यान रखता है कि सबके लिए गेम फ्री और फेयर होना चाहिए। बेरहमी से मारी गई हुई लाशों को लोगों के बीच में लटकाकर ये बात दिखाना कि भाई तुम सबके लिए भाई बगावत की कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी भले ही भाई आपका सिस्टम पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड वेल प्लान्ड क्यों ना हो, गेम के अंदर करप्शन रहता ही रहता है। गेम के इस पूरे सिस्टम के अंदर ऑर्गन हार्वेस्टिंग का धंधा चल रहा था। वे प्लेयर से उसकी मेडिकल नॉलेज के बदले गेम की हाई इंटेल की नॉलेज को साझा कर रहे थे, जिससे ये बात पूरी तरीके से जाहिर होती है कि हाँ भाई इतने हाई लेवल ऑफ कैपिटलिज्म पे भी करप्शन
करप्शन रहता ही है, जिससे ये पता चलता है कि ये गेम एट इट्स प्योरेस्ट पे भी सबके लिए इक्वल नहीं है। मगर आपको भी लगता होगा ना कि इन सबके मैनेजर्स और उसके ऊपर भी सारी तरीके से गेम को भाई लोकतांत्रिक निधि से चलाते हैं कि भाई सबके लिए खेल बराबर होगा, सबके लिए फ्री एंड फेयर होगा, इलेक्शन प्रोसेस के बीच में किसी भी तरीके का वायलेंस एकदम दंडनीय अपराध होगा, मार्बल जैसे गेम्स में किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं झेली जाएगी। मगर फिर भी इतना लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी ये तमाशा क्यों देखते रहते हैं? चाहे कोई किसी का हक का क्यों ना खा ले, चाहे एकदम पेनल्टीमेट गेम जैसे में वो लाइट बंद कर देते हैं कि आप ग्लास और टेम्पर्ड के बीच में कोई फर्क ना बता सकें, या फिर नियमों को अपने टर्म्स के अंदर ही ऐड करे कि अगर आप ये गेम छोड़ के जाते हो तो इस गेम के सारे पैसों को मरे हुए लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। जहां आप ही अपने आप पे सोचोगे कि कैसा मैंने गिल्टी डिसीजन लिया कि मेरी ही वजह से मैंने अपना एक मौका गवा दिया। और इस तरीके के पैतरों को कहते हैं अमेज़न स्केयर टैक्टिक्स, जहां इवेंचुअली चीजें आपके एडवांटेज में ही होती हैं। अल्टीमेटली मैनेजर्स या एम्प्लॉयर्स फ्रंटमैन के इंस्टेंस के लिए ही बाध्य होते हैं ताकि वो सबके लिए गेम फ्री और फेयर बना सके। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ प्योर बनाने के बावजूद भी इस गेम के अंदर का सिस्टम के वैल्यू ऑफ इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस गेम का मेन गोल यही है कि भाई कैपिटलिस्ट को हैप्पी फील कराना है, क्योंकि भाई इससे गेम के स्टिक्स भी हाई बने रहे और भाई ईमानदार आउटकम भी निकले। जो कि ये बात देख के हैरानी होती है कि भाई डेमोक्रेसी गेम के अंदर चल रही है कैपिटलिज्म की वजह से। खैर मेरे को लफड़े में नहीं फंसना, मैं बता रहा हूं कि भाई जो गेम में जितने भी वर्कर्स, मैनेजर्स या जितने भी रेड जंप सूट वाले भी लोग होते हैं, उन सब के पास भी अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होती है, लेकिन तभी तक जब तक वो सिस्टम को सर्व कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक सरकारी नौकर की तरह। लेकिन इसके बावजूद भी जितने लो लेवल वाले मैनेजर्स हैं भाई, जिनके पास थोड़ी सी लेस पावर है, जो लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं या फिर ऑर्गन हार्वेस्टिंग का धंधा चला रहे होते हैं ताकि और साइड इनकम हो सके, उनको लेकर आगे चल के भी ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई उन्हें भी टर्मिनेट किया जा सकता है सर्टेन नियम और शर्तों के साथ। और अगर उसके ऊपर भी चीजें क्लियर ना हो तो भाई फ्रंटमैन उन्हें आकर खुद गोली मारेगा, वो भी बिना हिचकिचाए। हमें आगे पता चलता है कि एक्चुअल में ये रेड जंप सूट में कौन है, जो कि दिखता है कि वो तो सिर्फ बच्चे ही हैं। जो कि ये बात भी समझ में आती है कि भाई इवेंचुअली उन्हें भी पैसे की जरूरत होगी, और ये भी बात है कि भाई अगर वो गायब हो गए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उन्हें कोई याद करने वाला है। कहानी में कैपिटलिज्म अपनी सबसे बड़ी चाल तब चल देता है जब वो लोगों को कन्विंस करने में ये बात तैयार हो जाता है कि ये तो विन विन गेम है, एक्चुअल में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती दूसरे की है। कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है तो चाहे तो उस बंदे ने तुमसे छीन ली है या फिर वो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है। और गेम के अंदर दैट मींस कि ईच एंड एवरी प्लेयर उनके लिए एक लिविंग ऑब्स्टिकल था, उनके और उनके पैसों के लिए, जिसके लिए जी उनको अपने बचपन के दोस्त को मारना ही पड़ेगा। लेकिन यार जैसे अपन ने देखा कि भाई जीतने के बाद भी जो कि उसने सैंगवू को नहीं मारा था, अब वो पैसा उस लायक नहीं बचा, क्योंकि उसके लिए वो असली जीत तब होती जब वो दोनों वहां से निकलते, वो भी जिंदा। उस पैसों की वैल्यू जीहुन की नजरों में अब खत्म हो चुकी थी। और इसी पे मैं बस अपनी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई मैं अमीर होके रोना पसंद करूंगा गरीब होने की बजाय, तो मैं बोलता हूं कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में रोना होता क्या है। खैर इसके अलावा तुम्हें ये सीरीज कैसे देखी, तुमने क्या अच्छा लगा, तुम्हें क्या एक्सपीरियंस थे? कई सारी चीजें हैं, अब देखो अगले सीजन में कैसे से खींच के लेकर जाते हैं, कई सारी चीजें एक्सप्लोर करने लायक हैं, और वीडियो भी काफी लंबी बन गई यार। खैर अपने एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर बताना, और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको नीचे ही मेरी फेसबुक लिंक भी मिल जाएगी, जहां पे मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपनी यही सारी वीडियोस को विद बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके और बाकायदे कैप्शंस के साथ भी अपलोड करना चालू कर दिया है। तो वहां पे मुझे फॉलो करके चेकआउट करके अपने एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। तो मेरी सारी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।